हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने संभाला दायित्व। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मौके पर रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आदमपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस हाईकमान के निजी यात्रियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक से नाराज हुए अशोक अरोड़ा और बीबी बत्रा। फरीदाबाद में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स बनाने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली नई अध्यक्ष के साथ। आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपना दायित्व संभाल लिया है। पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के पंचकमल दफ्तर में आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने अपना अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने नई प्रदेश अध्यक्ष को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को इस कुर्सी पर बिठाया। आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में आज ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब आपने डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के हाथ में दिया है। ये इस झंडे को लेकर के ये आगे बढ़ेगी और पीछे हम सब होंगे। मैं आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को मैं इस बात के लिए कि हरियाणा सरकार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आपको लगातार मजबूत और आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। और मुझे खुशी है कि अर्चना गुप्ता जी, क्योंकि महामंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है, आप सबके बीच में रही हैं, आपके ही बीच से इनको ये जिम्मेवारी पार्टी ने दी है। ये बखूबी उस काम को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगी। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम आगे बढ़ा है, उसी प्रकार से बहन अर्चना जी को भी उसी प्रकार का प्यार और आशीर्वाद आप सबका मिले। मैं इस बात की कामना करता हूं और निवेदन करता हूं कि आज संगठन की दृष्टि से भी और सरकार की दृष्टि से भी हरियाणा प्रदेश आज अग्रणी भूमिका में है। मेरा केवल इतना ही संदेश है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी एक एक हरियाणवी के लिए 24x7 उपलब्ध है, हरियाणवियों की भी चिंता करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करते हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता के साथ 24x7 खड़ी हूं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं, आप सबकी बात रखने की मैं चिंता करूं, लेकिन एक फिर भी मैं महत्वपूर्ण आप सबसे एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि हमारी पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। हम एक बहुत बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता हैं, तो हम सबको गर्व इस चीज का होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई प्रदेश अध्यक्ष मिल चुकी है। इस मौके पर मौजूद रहे हमारे संवाददाता अंकित दुदानी। आइए जानते हैं क्या अपडेट है उनके पास और क्या माहौल रहा इस समारोह के दौरान।
अंकित, बडोली साहब का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया और अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता, महिला नेत्री, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की कमान संभाल रही हैं। क्या माहौल रहा वहां पर और क्या आपको देखने को मिला? बिल्कुल अति उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर था और बड़ी भारी संख्या के अंदर कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, क्योंकि मैसेज भी यही था कि बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी इस समारोह के अंदर पहुंचे और कार्यकर्ता पहुंचे भी। और पहुंच करके जहां कार्यकर्ताओं ने एक बात रखने की अपनी भी बात रखी और नेता जो हैं, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे थे, उसमें चाहे ओपी धनखड़ की बात करें, उसमें चाहे जो सतीश पूनिया है प्रभारी उनकी बात करें, या राव इंद्रजीत सिंह जो कि अक्सर कार्यक्रमों में नहीं आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सुभाष बराला, रेखा शर्मा, कार्तिकेय शर्मा, सुभाष बराला, सारे जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा भारी उत्साह दिखा और ऐसा ही डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने दिखाया। उन्होंने कहा कि आज एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे को मिली है, मैं उसे पूरा निभाने की कोशिश करूंगी, लेकिन किसी कार्यकर्ता को पद नहीं मिलता है, जिम्मेवारी नहीं मिलती है, तो भी वो कार्यकर्ता बनकर के काम करे। और यही पाठ लगभग सारे जो नेता जो मन से बोले वो पढ़ाते हुए नजर आए और सभी ने यही कहा कि सबको साथ लेकर के चलें। बल्कि राव इंद्रजीत सिंह वहां थे तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को पकी पकाई फसल मिली है और इस फसल को किस तरह से वो संजो करके रखेंगी, किस तरह से संभाल करके रखेंगी, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। अंकित, तो वहीं क्योंकि हरियाणा की राजनीति को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हो, तो राव इंद्रजीत सिंह की वहां पर मौजूदगी, पकी पकाई फसल जो उनको मिली है, इस पर उनका वक्तव्य, तो जो अंदर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही, इसमें अगर आप उस पर कुछ प्रकाश डाल सके हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मोहनलाल बडोली जो थे उनका कार्यकाल कह सकते हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है और उन्हें 685 दिन ही हुए थे और 685 दिन में उनको कहीं ना कहीं हटना पड़ा और पार्टी ने नए कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी। तो अब उसके अंदर क्या गेम है, क्योंकि अभी महिला सशक्तिकरण की बात पूरे देश भर में चल रही है। महिला सशक्तिकरण बिल जरूर संसद के अंदर गिर गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और उसी का एक प्रयास है कि अब हरियाणा के अंदर 43 साल के बाद कह सकते हैं कि डॉक्टर कमला वर्मा जो थी वो महिला अध्यक्ष थी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद अब 43 साल के बाद जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अब कमान दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं फैक्टर जरूर काम किया है। महिला की जो अर्चना गुप्ता है वो प्रदेश महामंत्री जरूर थी और उनको भी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है पार्टी के अंदर कि उन्होंने कोई बहुत लंबा समय पार्टी के अंदर लगाया है। पिछले 10 वर्ष से ही वो पार्टी के अंदर है। 10 वर्ष से पहले वो पार्टी में नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी। 10 साल पहले आई, महिला अध्यक्ष बनी, जिला अध्यक्ष बनी, प्रदेश महामंत्री बनी और अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभाल रही हैं। लेकिन तो मैं आपको याद करवा दूं कि जो डॉक्टर अर्चना गुप्ता हैं ये विश्व हिंदू परिषद में काम करती रही हैं, यानी जड़ों से जुड़ी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में फिर आपसे हम अपडेट लेंगे। बहरहाल अब रुख करते हैं अगली खबर का, और ये खबर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल से जुड़ी है। आज स्वर्गीय भजन लाल की 15वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खास तौर पर उनके गांव पहुंचे और वहां पर जो भारी जनसमूह था उन्होंने श्रद्धा सुमन व्यक्त किए। इस अवसर पर भजन लाल के सपुत्र कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे और वहां पर जो जनसमूह था उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का जो योगदान हरियाणा बनाने में रहा है उसको याद किया। का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वे स्पेशल समय निकालकर इतनी दूर सिर्फ चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देने आए। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। और साथ ही आप आज इतनी भारी संख्या में स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी को श्रद्धांजलि देने और हमें अपना साथ, सहयोग और आशीर्वाद देने आए, इसके लिए दिल की गहराइयों से मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं था, सिर्फ चौधरी साहब को श्रद्धांजलि देनी थी। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबका विनम्र और भावनात्मक आभार व्यक्त करता हूं।
आज ये जनसभा मैंने देखा, यह सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, यह प्यार था, विश्वास था और आशीर्वाद था। और सबसे बड़ी बात, चौधरी साहब के प्रति लोगों के दिल में बसे सम्मान का प्रमाण था। तो कुलदीप बिश्नोई को आप सुन रहे थे। अभी एक रोज पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनके घर दिल्ली भी गए और परिवार से मुलाकात की, और आज सुबह खास तौर पर ये श्रद्धांजलि देने के लिए स्वर्गीय भजनलाल का जो श्रद्धांजलि समारोह था वहाँ भी पहुँचे। राजनीति की बात हो रही है और अब बात कांग्रेस की राजनीति की हम करने वाले हैं। आपने कल हमसे खबर सुनी कि कांग्रेस का जो आला कमान है उसने एक फरमान जारी किया है कि अब धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक कार्यक्रम और जितने भी प्रकार के निजी कार्यक्रम हैं वो कोई कांग्रेस के नाम से नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस कमेटी की मंजूरी लेना ज़रूरी है। लेकिन ये जो फरमान सुनाया था कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने, इस सभी नेताओं को नागवार गुजरा या नहीं गुजरा। लेकिन दो विधायक ऐसे हैं जिनको ये फरमान पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया ये भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनमें से एक हैं अशोक अरोड़ा और एक हैं बीबी बत्रा। इन्होंने कहा कि ये जो फरमान है थोड़ा ठीक से समझ नहीं आया। बीबी बत्रा का फरमान था कि अक्सर कांग्रेस के नाम पर कोई रैली निकाल दी जाती है, कभी कोई यात्रा निकाल दी जाती है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी कोई धरना दिया जाता है जिसमें आला कमान की मंजूरी नहीं होती, और इससे कोई फ़ायदा होने के बजाय कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको मीडिया सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और बार बार कांग्रेस को फजीहत झेलनी पड़ती है। तो इस फजीहत को किस तरीके से कांग्रेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इस हमारे साथ अशोक अरोड़ा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जुड़े हैं। अरोड़ा साहब, ये जो बीके हरिप्रसाद जी का फरमान है, हमने सुना है आपको पसंद नहीं आया, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते, इसलिए हमने सीधा आपको लाइव नेटवर्क 18 पे जोड़ा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया। पार्टी का आदेश होता है, पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, परंतु मैंने उसमें एक ही बात कही है कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है जी। परंतु कई बार ऐसे इश्यूज है के सामने, सांसद के सामने आ जाते हैं जो करंट होते हैं। कोई घटना घट जाती है, उस पर करंट निर्णय लेने पड़ते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करंट करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इसमें उसकी जो लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। बाकी पार्टी का जो फैसला है उसके तो हम सब मानते हैं। एक जो बार बार जब भी हम प्रेस के लोग हैं बात करते हैं तो उसमें कांग्रेस का कोई और वीक पॉइंट मिले ना मिले, अभी कांग्रेस भाजपा के साथ किस तरीके से विपक्ष का रोल निभा रही है, ये सवाल उठे ना उठे, लेकिन जब चौधरी बीरेंद्र यात्रा निकालते हैं तो उसको उनकी पर्सनल यात्रा बता दिया जाता है। उसके बाद जब राहुल गांधी उसके समापन समारोह में आते हैं तब हुड्डा साहब वहाँ पे पहुँचते हैं, और कभी रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसका ज्ञान हुड्डा साहब को नहीं होता, हुड्डा साहब कुछ कर रहे हैं तो उसका कुमारी शैलजा को नहीं होता, अशोक अरोड़ा कुछ कर रहे हैं तो उसका बीबी बत्रा को पता नहीं होता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कांग्रेस में कलह है, इस नाम से अखबारों में प्रकाशित होती है, टीवी पर इस पर डिबेट्स होती हैं। तो इससे बचने का ये क्या सही रास्ता नहीं है कि जो भी कुछ होना है पार्टी की एक प्रोग्राम, देखो सुनो मेरी बात, पार्टी का जो प्रोग्राम होता है सब इकट्ठे करते हैं, परंतु मेरा कहने का मतलब ठीक पार्टी में अनुशासन हो, पार्टी की जो प्रोग्राम पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो पार्टी की इजाजत से हो। परंतु मेरा एक मानना है कि कई बार ऐसे इशू आ जाते हैं जिसपे मौके पे ही कुछ निर्णय लेने होते हैं, तो उसमें इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए। बाकी जो पार्टी का फैसला है, हमारे प्रभारी जी हमारे आदरणीय हैं, उनका आदेश मान्य हम। चलो, नेटवर्क 18 की ये इच्छा है कि हमारे माध्यम से जो आपके पार्टी प्रभारी हैं या जो आला कमान है उन तक भी आवाज़ आपकी पहुंचे कि इसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश है। अब हमारे साथ आप ही के साथी जुड़ रहे हैं, हमारे भी मित्र हैं बीबी बत्रा साहब जो पेशे से वकील भी हैं। तो वकील साहब, कानूनी
तौर पे तो इस पर चर्चा हो नहीं सकती, मसला पार्टी का है, लेकिन ये जो फरमान है, इस फरमान को आप देखते कैसे नहीं, ऐसे है कि आपके फोन आने के बाद मैंने उसको लेटर को पढ़ा है। हाँ हाँ, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द लेटर। हाँ, ओनली थिंग इज दैट कि भाई कभी इमरजेंसी में कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ता है, वो और बात है। पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए और अलग अलग जो विचारधारा के साथ, और साथ में एक लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दूसरे के एक्यूज करना शुरू कर देता है, तो इस तरह का कुछ लगना चाहिए इस बात के लिए। और कई बार ये होता है कि कोई जलसा कोई कर रहा है, कोई सीएलपी लीडर का और प्रधान का फोटो नहीं लगा रहा, अपना ही फोटो लगा के, तो राइट स्पिरिट में पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। और ये अच्छी बिल्कुल। बात बत्रा साहब, आप लगातार नेटवर्क 18 पर आते रहे हैं, और कई बार तो मैं 2014 से 2019 की बात करूं तो यहाँ पर जो डिबेट है उसमें हम कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ताओं को बुलाते हैं। उसमें एक प्रवक्ता जो है वो पक्ष रखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक प्रवक्ता पक्ष रखते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला का, एक प्रवक्ता जो है वो कुमारी शैलजा का पक्ष रखते हैं। तो ये दूसरी पार्टीज में नहीं होता। अभी भारतीय जनता पार्टी का देखिए ना, वहाँ पे मोहनलाल बडोली अध्यक्ष थे, पार्टी ने फरमान सुनाया कि बस आपके 685 दिन का जो कार्यकाल था वो पूरा कार्यकाल नहीं था, लेकिन अब महिला सशक्तिकरण होगा, और उन्होंने आज उनको पगड़ी पहनाई और जय श्री राम। आपकी पार्टी में ऐसा नहीं होता? वो नहीं, ऐसी बात नहीं कि हमारे पार्टी में कोई अध्यक्ष है या कुछ है, पर जो बात आपने जिक्र की है अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की बात और पार्टी को मजबूती की और पार्टी को इकट्ठा करने की बात होनी चाहिए, ना कि कोई इंडिविजुअल उसके बात के लिए और दूसरे के बारे में कटाक्ष होना चाहिए और उनकी बात होना चाहिए। ऐसा होता रहा है, इसलिए प्रभारी जी ने सोच समझ के इस पत्र को निकाला है। और इस पत्र में थोड़ा सा है कि हम कुछ भी करेंगे, प्रधान से इजाजत ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई इमरजेंसी एजिटेशन हो जाती है, कहीं पर कोई जाति हो जाती है, कहीं पर गोली चल जाती है, कहीं पर कोई और प्रदर्शन का मामला बन जाता है, तो उस समय थोड़ा सा यह है कि उसके अंदर फैसला लेने में कहीं अब क्योंकि बीबी बत्रा साहब एक वकील है, और जो बयान दिया जाता है लिखित में या टीवी पर, तो उस बयान के मायने होते हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो बहुत सोच समझ के आप बोल रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया आपने और अशोक अरोड़ा साहब ने हमें दी, हम तहे दिल से in the letter of Shri B.K. एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड पढ़ो तो उसकी स्पिरिट अच्छी है पार्टी के पक्ष में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमारे साथ साझा किया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इबोला वायरस की। इबोला वायरस दुनिया में लगातार कहर बरपा रहा है। अब इसका खतरा हमारे देश में भी बढ़ता जा रहा है। आशंका है कि इबोला वायरस से पीड़ित लोग कुछ हमारे देश का भी रुख कर चुके हैं। पहले खबर बेंगलोर से आई थी, अब इबोला को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि इस अलर्ट में क्या क्या होगा, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब आइसोलेशन वार्ड जैसे कोविड में होते थे वैसे फरीदाबाद में बनाए जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर इबोला का कोई भी संदिग्ध या मरीज़ मिलता है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे से उपलब्ध करवाई जाएंगी, और इबोला वायरस से चिन्हित पीड़ित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा जाएगा। सीएमओ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिविल सर्जन आईडीएसपी हैं, उनको हमने निर्देश दे दिए हैं कि आइसोलेशन वार्ड बनाएं और पेशेंट को आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जगह को निर्धारित करें, बेड को निर्धारित करें और फैसिलिटी को तैयार करें। बीके अस्पताल में पीएमओ के अंडर फैसिलिटी को आइसोलेट किया गया है और बेड को डेजिग्नेट किया गया है। सर, किस तरह की तैयारी की गई है अभी? देखिए, इबोला वायरस जो है वो वायरल डिजीज प्रोसेस होने के कारण संक्रमण का रोग है, और ये जो है एक जने से दूसरे जने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। सर, तमाम जो लोग हैं उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे इसको लेकर? देखिए, सभी लोगों से संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि इबोला वायरस जो है वो एक लोकलाइज्ड एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में डिजीज प्रोसेस उभर के आ रहा है, जो कि अभी इंडिया के अंदर, खासकर फरीदाबाद के अंदर अभी कोई केस नजर नहीं आया। सर, इंडिया में कितने केस है लगभग?
देखिए, इंडिया के केसेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई ऑफिशियल हैं जिनके पास डाटा होगा वो आपको बताएंगे। हरियाणा में ये जो बीमारी है पैर ना पसारे, इसको लेकर लगातार एयरपोर्ट से 2 केस रिपोर्ट हुए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुड़गांव से, और अभी तक फरीदाबाद जोन में कोई केस नहीं है।